हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। लॉकडाउन का पालन करिए और जो नियम है गवर्नमेंट का उसको फॉलो करिए। फिलहाल हम सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है और उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी ने आपके लिए एक प्लेटफॉर्म जो तैयार किया है, उसी कड़ी में मैं अगला लेक्चर लेकर के आया हूँ। 12th का सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था, उसका लेक्चर नंबर 4 है। मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद हमने इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप क्रम से वीडियो देखेंगे तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपको समझ में आएगा। जो प्रॉब्लम हो रही है उसको आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, कि जो वंचित बच्चे हैं उन तक हमारा वीडियो पहुंच जाए। जहां तक हो सके आप सभी लोग कोऑपरेशन में लगे रहिए। अब मैं शुरू कर रहा हूं, आज का अपना लेक्चर शुरू कर रहा हूं। सॉल्यूशन चैप्टर, तो सॉल्यूशन चैप्टर में हमने पढ़ाया कहाँ तक था। हमने आपको क्या पढ़ाया था, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाया था। सॉल्यूशन का सांद्रता कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बता रहा था। उसमें हमने मोललिटी तक बताया था, मोललता तक। आज आपका टॉपिक जो है नॉर्मलता। कौन सा टॉपिक है? नॉर्मलता। कौन सा टॉपिक? नॉर्मलता। इसको इंग्लिश में कहा जाता है नॉर्मलिटी। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखा जाए। इसकी परिभाषा बहुत सिंपल सी है। आप एक चीज याद रखिए, मैं कोई रटा रटाया परिभाषा आपको नहीं बता रहा हूँ। मैंने जो परिभाषा इंट्रोड्यूस किया है वो परिभाषा बहुत कॉमन है, आप उसी परिभाषा को फॉलो करेंगे और फेयर कॉपी आप जरूर बनाएंगे। फेयर कॉपी में सारे क्वेश्चन, प्रॉब्लम जो कुछ मैं दे रहा हूँ उसको आप करते रहिए, बाकी सब सही है। तो नॉर्मलता की परिभाषा क्या होगी? अभी तक जो भी परिभाषा पढ़ते आए उसी तरह से इसका भी परिभाषा है। 1 लीटर आयतन में या 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। क्या समझ में आया? लिख दे रहे हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित किया जाता है? कैपिटल N से। परिभाषा आप सभी लोग लिख लीजिए, फिर आगे हम पढ़ रहे हैं। देखिए परिभाषा हो गया। अब नॉर्मल विलयन किसे कहा जाता है? वह विलयन 1 लीटर विलयन में यदि विलेय का 1 ग्राम तुल्यांक, क्या हो? 1 ग्राम तुल्यांक अगर उपस्थित हो तो उसी विलयन को कहा जाता है नॉर्मल विलयन।
क्या कहा जाएगा? नॉर्मल विलेन। फिर से एक बार परिभाषा, 1 लीटर आयतन में विलेय का 1 ग्राम तुल्यांक, अभी ग्राम तुल्यांक के बारे में बता रहे हैं, अभी बताएंगे आपको। 1 ग्राम तुल्यांक यदि घुला हो या उपस्थित हो तो उस विलेन को कहा जाता है नॉर्मल विलेन। इसको भी आप अपने कॉपी पे उतार लीजिएगा। ये हो गया परिभाषा इसकी। अब देखिए इसका फार्मूला क्या बनेगा। सबसे पहले विलयन की नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता इंग्लिश में कहा जाएगा नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। आयतन किस में लिया गया है? लीटर। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, ग्राम तुल्यांकों, ग्राम तुल्यांकों, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, या इसी को इंग्लिश में कहा जाता है ग्राम इक्विवेलेंट नंबर। इक्वल टू क्या होगा? ग्राम तुल्यांकों की संख्या पदार्थ का भार ग्राम में बटे तुल्यांकी भार। क्या हुआ? पदार्थ का भार बटे तुल्यांकी भार। अब विलेय दिया गया है तो यहां पर पदार्थ ना लिख करके विलेय का भार, विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार। ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यहां से परिभाषा हमने विलेय का लिख दीजिए, विलेय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होगा? विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों? देखिए भार को प्रदर्शित किया जाता है W बाई तुल्यांकी भार को प्रदर्शित किया जाता है E से। क्या हो जाएगा? W बाई E। या विलेय है, अब आप जानते हैं विलेय के लिए B का प्रयोग किया जाता है और विलायक के लिए A का प्रयोग किया जाता है। विलेय के लिए B का प्रयोग और विलायक के लिए A का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? WB अपान EB। यहां तक क्लियर हुआ होगा? आगे देखिए, मैं इसको मिटा सकता हूं आराम से। तो जैसे आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा? WB बाई EB बाई V इन लीटर। किसमें लिया गया है आयतन? लीटर में लिया गया है। और इसको थोड़ा सा सरल करेंगे तो WB बाई EB गुणे B लीटर में।
क्या हो गया, लीटर में। इसमें कन्वर्ट हुआ लीटर में। फिर देखिए, यदि लीटर को हम ml में कन्वर्ट कर दें, लीटर को हम किस में कन्वर्ट कर दें, ml, जिसे लीटर ना दिया गया हो, ml दिया गया हो, यहां से WB बाई EB इंटू B ml हो गया। अब समस्या फंस गई, ये फार्मूला गलत हो गया नॉर्मेलिटी का, क्योंकि कहा गया कि 1 लीटर आयतन, क्या कहा गया, 1 लीटर आयतन होना चाहिए। विलयन का आयतन कितना होना चाहिए, 1 लीटर। यहाँ पर 1 ml हो गया। अब इसको तुरंत हम किस में चेंज कर देंगे, लीटर में। तो लीटर में ml को लीटर में चेंज करना होगा, तो 1000 से क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग देने के बाद फिर ये ऊपर चला आएगा, तो क्या हो जाएगा, WB गुणे 1000 बटे EB गुणे B ml। लीटर में अगर आयतन दिया गया हो तो ये फार्मूला, ml में दिया गया हो तो ये फार्मूला आप लगाएंगे। ओके, अब थोड़ा सा हम आपको बताएंगे तुल्यांकी भार। आपने पहले बार सुना होगा और सुने भी होंगे तो आप जानते नहीं होंगे। तो तुल्यांकी भार क्या होता है, इस चीज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तुल्यांकी भार निकाला कैसे जाता है, ठीक। चलिए देखिए, क्योंकि आप ये सब दिया रहेगा, तुल्यांकी भार आपको निकालना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे इस चीज के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं और बताने जा रहा हूं कि कैसे आप इसको निकालेंगे। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। मिटाने के बाद फिर देखिए, तुल्यांकी भार किसके बारे में बताना है, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार इसी को इंग्लिश में कहा जाता है इक्विवेलेंट मास। क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंट मास। इसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर मास, या हिंदी में लिख दे रहे हैं अणु भार बटे संयोजकता। बैलेंसी मतलब इसका सामान्य सूत्र क्या बना, अणु भार बटे संयोजकता। क्या बना, अणु भार बटे संयोजकता। पहला ये फार्मूला बना, लेकिन देखिए अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरह से इसको प्रयोग किया जाता है। मैं इसको मिटा रहा हूं और ध्यान से देखिए कि इसको मिटाने के बाद फिर अब देखिए, ये तो जनरल फार्मूला बना। अब मुझे कई चीजों के बारे में पढ़ना है, कई चीजों का तुल्यांकी भार याद करना है। तो सबसे पहले मैं तत्व से शुरू कर रहा हूं, या तत्व से। तत्व का तुल्यांकी भार। तत्व का तुल्यांकी भार ई से प्रदर्शित किया जाता है, बराबर क्या होगा, तत्व है, अणु नहीं है। अणु भार कब होगा, अणु के लिए होगा। तत्व है तो क्या होता है, परमाणु होता है। तत्व में क्या होता है, परमाणु। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे परमाणु भार, या एटॉमिक मास बाई वैलेंसी। परमाणु भार बटे क्या हुआ, संयोजकता। मैं एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे सोडियम। सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23। कितना होता है, 23। अब हमको सोडियम का क्या निकालना है, तुल्यांकी भार। तो सोडियम का तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा, इसका परमाणु भार कितना है, एटॉमिक मास कितना है, 23 है।
बटे सोडियम की संयोजकता कितनी होती है 1। संयोजकता कितनी होती है 1। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता 1, बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता 2, बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता 3, बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता 4, बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता क्या हो जाएगी 8 - 5 बराबर 3। क्या हो जाएगी 8 - 5 बराबर 3। बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता 2, बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता 1 और बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता क्या हो जाएगी 0। तो इसकी संयोजकता कितनी होती 1, तो इसका तुल्यांकी भार कितना आया 23। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40। कैल्शियम का कितना होता है 40 होता है। अब हम इसका तुल्यांकी भार निकालेंगे, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 20। परमाणु क्रमांक से हम निकाल सकते हैं कि बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब बाहरी कोश में 2 8 8 2, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 2, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 2। 11th का वीडियो आप देखेंगे बनाने वाले हैं तब ये चीज ज्यादा एकदम से क्लियर हो जाएगी, और मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कितना इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी 2, तो क्या हो जाएगा 40/2 बराबर 20। कैल्शियम का तुल्यांकी भार कितना निकल के आया 20। कितना निकल के आया 20। ऐसे आप निकाल सकती हैं कि जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 होता है 8 होता है। इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 6, बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसका तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा 16/6 है बाहरी कोश में, तो 8 - 6 बराबर कितना होगा 2, तो 2 बराबर 8। कितना होगा 8। क्लियर हुआ। तो किसी भी तत्व का आप क्या निकाल सकते हैं तुल्यांकी भार इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अगला चलिए देखिए, तत्व का हो गया। मैं सब आपको बारीकियां जितनी भी हैं सब धीरे धीरे सिखाऊंगा, बस आप क्लास में बने रहिए और वीडियो को बराबर देखते रहिए। कोई भी कमी आपके अंदर रहने नहीं पाएगी, जो भी नॉलेज रहेगा मैं करंट में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए देखिए, अब जैसे अम्ल का तुल्यांकी भार, अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर, अब कोई अम्ल है, देखो तत्व के बाद हम कहाँ आ गए अम्ल पे, फिर जाएंगे क्षार पे, फिर किस पे जाएंगे लवण पे। यही कैटेगरी कुल मिला के है अम्ल क्षार लवण। ठीक, तो अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा, अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता। अब आप कंफ्यूज होंगे कि अम्ल की क्षारकता क्या होती है कि नहीं। आप कंफ्यूज ये होंगे कि अम्ल की क्षारकता क्या होती है। YouTube पे आपको ये चीज, इस चीज का आंसर सटीक नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, YouTube पे आप देख लीजिए, कोई भी सटीक आंसर उसका नहीं बता रहा है, मैं आपको बताऊंगा। तो अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। जैसे कोई अम्ल है, मान लो HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये सब अम्ल है। क्या है अम्ल है। हम इसका क्या निकालेंगे तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार जब हम निकालेंगे, अम्ल की क्षारकता के बारे में बता रहा हूं।
अम्ल की क्षारकता। ठीक है, ठीक है ना। अम्ल की क्षारकता के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, जैसे मैं H2SO4 के बारे में बात कर रहा हूं, सबसे पहले हम इसका संरचना बनाएंगे। जो लोग 11th में पढ़े होंगे उनको याद होगा संरचना के बारे में। जैसे H2SO4 का संरचना, H2SO4 का संरचना किस तरह से बनाए थे? सल्फर, कितना ऑक्सीजन है? 4, 1 2 3 और 1 4। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल, यहाँ पे H और यहाँ पे H। ठीक। अम्ल में OH देखो उपस्थित है कि नहीं है? उपस्थित है। OH किसका लक्षण होता है? क्षार का। OH किसका लक्षण होता है? क्षार का लक्षण होता है। होता है कि नहीं होता है? तो अम्ल में अगर OH जो उपस्थित होता है उसी को क्या कहा जाता है? अम्ल की क्षारकता। क्या कहलाता है? अम्ल की क्षारकता। यहां तक क्लियर हुआ? और एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए, लुईस साहब ने क्या कहा? लुईस साहब ने कहा कि क्षार वह पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करते हैं? दान करते हैं, या इलेक्ट्रॉन युग्म को देते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म को देते हैं। और अम्ल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म को लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां से H निकलेगा। क्या निकलेगा? H निकलेगा। जैसे H2SO4 किसमें टूटेगा? H2SO4 टूटता है 2H प्लस SO4 माइनस माइनस। किसमें टूटता है? 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस। ध्यान दीजिए, यहां पे ये 2H प्लस जो निकला है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है? दे दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? जो बॉन्ड पेयर था वो इस दे करके तो बाहर निकला है। और कहां से निकला है? OH से। कहां से निकला है? OH से निकला है। इसलिए इसको कहा जाता है अम्ल की क्षारकता। क्या कहा जाता है? जितना हाइड्रोजन H प्लस निकलता है आयन के रूप में होता है तब, तो वही उसकी क्या कहलाती है? क्षारकता। क्या कहलाती है? क्षारकता। अब देखो, जैसे अब मैं बारी बारी से जिक्र कर रहा हूं। जैसे देखिए, HCl में H प्लस आयन कितना बनेगा? अब इतना ही आप याद रखिए, H प्लस आयन जो निकल रहा है वही उसकी अम्ल की क्या हो गई? क्षारकता। क्या हो गई? अम्ल की क्षारकता। और शॉर्ट में समझो, H प्लस आयन जितना दे रहा है वही उसकी क्या हो गई? क्षारकता हो गई। अब ये किसमें टूटेगा? H प्लस और प्लस Cl माइनस। अब इसका तुल्यांकी भार HCl का तुल्यांकी भार E बराबर क्या होगा? पहले इसका अणुभार निकालेंगे। अणुभार इसका क्या होता है? जैसे जान लीजिए, परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? अणु। और परमाणु जितने भी मिले हैं सबके भार को जब जोड़ दिया जाता है तो क्या निकलता है? अणुभार। जैसे HCl है, HCl में किसका किसका परमाणु है? एक हाइड्रोजन का है और एक क्लोरीन का है। अब बताओ, इसका अणुभार हम निकालेंगे। 2 परमाणु मिले तो क्या बनाए? अणु बनाए। तो इसका अणुभार क्या होगा? 1 प्लस इसका क्लोरीन का 35.5 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 36.5। क्या हो गया? तो यहां पर अम्ल का अणुभार HCl का अणुभार क्या होगा? 36.5 बटे 1 बराबर कितना आया? 36.5। इसका तुल्यांकी भार कितना निकल के आया? 36.5। और देखो, ध्यान दो, जैसे H2SO4 है, H2SO4 ये किस में टूटेगा? 2H प्लस में टूटेगा, प्लस SO4 माइनस माइनस। अब कितना H प्लस निकला है? 2।
तो इसकी क्षारकता कितनी हो गई 2। तो इसका अणुभार देखो कैसे निकाला जाएगा। जो लोग नहीं जानते होंगे वो ध्यान से देखेंगे। हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4। बोलो। तो ये सब परमाणु है और परमाणु आपस में जुड़े तो क्या बनाए, अणु बनाए। तो देखो 2 गुणे 2 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, तो 2 गुणे 1 प्लस कर लिए। अब हाइड्रोजन का हो गया, फिर किसका सल्फर, सल्फर का कितना होता है 32। ऐसे दिया रहेगा संकेत में सल्फर बराबर 32, फिर प्लस कर दिए, सल्फर 1 था 1 से कम था। ऑक्सीजन कितना है 4, 4 गुणे कितना होता है 16, कितना होता है 16, तो क्या हो गया 2 प्लस 32 प्लस 64, 16 चौका 64, 4 2 6 2 8, 98, कितना निकल के आया 98। अब जैसे हमको H2SO4 का क्या निकालना है, तुल्यांकी भार। क्या निकालना है, तुल्यांकी भार। E बराबर, E मतलब तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, जो भी पढ़ पाइए। तो क्या हो जाएगा, अम्ल का अणुभार कितना है 98 बटे अम्ल की क्षारकता कितनी है 2 बराबर 49। कितना निकल के आया 49। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहां पे क्रिएट होता है, मैं उस चीज को बता दे रहा हूं आपको, और उसी पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जब भी नीट वगैरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो जैसे H3PO4 क्या दिया गया है, H3PO4 का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। तो ये किसमें टूटेगा, पहले ये जानिए कि किसमें टूटेगा। ये टूटेगा 3H प्लस PO4 माइनस माइनस माइनस, 2 खंड में टूटा। या कितना हाइड्रोजन है 3 है, कितना है 3 है। ये टूटा आयन के रूप में, लेकिन आयन को आप काउंट करेंगे तो इसका तुल्यांकी भार, तो इसका पहले अणुभार निकालेंगे। देखो H3PO4 हाइड्रोजन कितना है 3, कितना है 3 गुणे हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कितना होता है 1, 3 गुणे 1 प्लस फास्फोरस, फास्फोरस का कितना होता है, फास्फोरस का कितना होता है में भी 31, कितना होता है 31। फास्फोरस का 15 परमाणु क्रमांक होता है और 31 होता है। फिर देखो ऑक्सीजन कितना है 4 इंटू 16, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस, इसको थोड़ा देख लीजिएगा बुक से सभी लोग देख लीजिएगा और क्लियर कर लीजिएगा कि भाई 31 है कि 30 है। हम कंफ्यूजन में है कि 30 होगा कि 31 होगा, तो सभी लोग इसको आराम से देखिएगा फिर बताइएगा। तो 3 प्लस 31 प्लस 64, 6 7 3 10, ये 0, सॉरी 4 1 5 3 8, नहीं 30 होगा, 30 होना चाहिए। तो क्या होगा 4 और 3 7 और 6 3 9, कितना आया 97, कितना आया 97 बाई, देखो कितना H प्लस निकल रहा है 3, तो 3 से भाग दिया जाएगा। फिर देखो एक चीज ज्यादा दिक्कत खड़ा करता है, इसको आप रट लें, इस चीज को आप लोग एकदम से रट लेंगे, इसको आप रट लेंगे। देखिए H3PO3, H3PO3
इस चीज को देखो, H3PO3, H3PO4 का हमने बताया आपको। अब ये देखो इन दोनों में कुछ अंतर है, मेजर डिफरेंस है, ध्यान दीजिए। अब इसकी क्षारकता कितनी होनी चाहिए? दिखने में तो लग रहा है 3 होनी चाहिए ना, सब लोग सहमत है कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, लेकिन 3 नहीं होता है, 2 होता है। कितना होता है? 2। ये जब टूटता है मेरे भाई ना, तो ये टूटता है तो किसमें टूटता है? 2H प्लस HPO3 माइनस माइनस में टूटता है। या इसका जब संरचना बनाएंगे, फास्फोरस कितना ऑक्सीजन है? 1 2 और 3, तो ये डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल सिंगल, यहाँ से H और यहाँ से H और यहाँ से H, इस तरह से संरचना। तो इसकी क्षारकता कितनी निकल के आ रही है? 2। इसकी क्षारकता कितनी निकल के आ रही है? 2। समझ में आया बात? तो यही क्षारकता इसकी कितनी आ रही है? 2। अब इसका क्या हो जाएगा? तुल्यांकी भार देखो, का तुल्यांकी भार E बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिए, M मतलब अणुभार बटे 2। अणुभार जो निकालेंगे 2 से भाग दे देंगे, वही उसका हो गया तुल्यांकी भार। अगला देखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, वीडियो लंबा होता जा रहा है, मिटाए इसको। चलिए देखिए, उसके बाद क्षार का तुल्यांकी भार, क्षार का तुल्यांकी भार बराबर क्षार का अणुभार बटे क्षार की अम्लता। क्या होती है? क्षार की अम्लता। जैसे ध्यान दीजिए, क्षार की अम्लता क्या होती है? क्षार की अम्लता क्या होती है? जैसे NaOH है, ये क्षार है, ध्यान दीजिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, अपने पास ले लिया 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये किसमें टूटेगा? Na प्लस OH माइनस। अब देखो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अम्ल कौन से पदार्थ होते हैं? अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, लुईस साहब ने कहा था। तो ये क्या हुआ? अम्ल हुआ। क्या हुआ? अम्ल हुआ। यहीं पे एक चीज और जान लीजिए, अधातु है, अगर OH लगा है अधातु के साथ तो बनाएगा अम्ल। क्या बनाएगा? अम्ल बनाएगा। अगर अधातु के साथ OH लगा है तो क्या होगा? अम्ल होगा। और अगर धातु के साथ OH लगा है तो ये क्या कहलाएगा? क्षार। क्या कहलाएगा? क्षार। समझ में आया? चलिए, इसको याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय होगा और कौन सा ऑक्साइड क्षारीय होगा। तो एक चीज याद रखिएगा, अधातु का ऑक्साइड भी क्या होता है? अम्लीय होता है। अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। और धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय। तो देखो, अब जितना OH रहेगा वही इसकी क्या हो जाएगी? अम्लता हो जाएगी। तो का E बराबर क्या हो जाएगा? अणुभार बटे क्षार की अम्लता। तो इसकी अम्लता कितनी है? OH कितना है? 1 है तो 1। CaOH का होल ट्वाइस का E बराबर क्या होगा? देखो बेटा, यहाँ पे OH कितना है? 2 है, तो क्या हो जाएगा? M/2। फिर AlOH का होल थ्राइस का E बराबर क्या होगा? M/3। समझ में आया? अब तीसरा कैटेगरी और लास्ट कैटेगरी क्या है? देखिए, लवण का तुल्यांकी भार।
तो क्या होगा, अणुभार, लवण का अणुभार। अरे इसी को कहा जाता है फार्मूला मास भी कहा जाता है, सूत्र भार भी कहा जाता है। लवण बनता है तो आयन के रूप में होता है, तो वहां पे अणुभार ना कहा कि सूत्र भार कहा जाता है। तो इसलिए आप लोग लेकिन सूत्र भार अणुभार के समतुल्य आप पढ़ेंगे। तो यहां पर हम क्या लिख दिए, अणुभार बटे धनावेशों की संख्या या धनायनों की संख्या, आयन धन आवेशों की संख्या मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जैसे Na2CO3 या NaCl से शुरू करिए। NaCl लवण है का तुल्यांकी भार E बराबर क्या होगा, इसका अणुभार बटे, या सूत्र भार भी कह सकते हैं, आयन के रूप में है तो सूत्र भार प्रयोग किया जाता है। इसी के लिए एक टर्म्स का प्रयोग किया जाता है, फॉर्मेलिटी। क्या कहा, फॉर्मलता। कभी जरूरत पड़ेगी बाय द वे नीट वगैरह में तो आप पूछ सकते हैं हमसे, हम आपको बता देंगे। NaCl का E बराबर क्या होगा, m/। अब देखो यहाँ पर धन आवेश की संख्या क्या है, Na+। बोलो कितना धन आवेश है, 1। कितना धन आवेश है, 1, तो बटे 1 हो जाएगा। Na2CO3 का तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा, m बटे। अब देखो धन आवेश कितना है, 1 सोडियम के ऊपर 1 धन आवेश, तो 2 सोडियम है तो कितना धन आवेश होगा, 2, तो बाई 2 हो जाएगा। बोलो एक और कंफ्यूजन क्रिएट करता है, NaHCO3 का E बराबर क्या होगा, यहां पर बताओ, यहां पर क्या होगा, धनावेश की संख्या। ये टूटता है, किसमें टूटता है, Na+ HCO3-। तो धनावेश कितना है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, m/1। तो यहां तक ये था आपका तुल्यांकी भार। और अब वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, हम आज यहीं तक विराम दे रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं। आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट कल मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। दूसरा चीज़, एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, मैं किसी सेक्शन में नहीं पढ़ाता हूं। अगर आप हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप तक वीडियो पहुंच जाएगा। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिएगा कि मतलब कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा नहीं पढ़ा रहे हैं। मेरा भी कोई बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं है। और दूसरा चीज़ है कि बेल आइकन जरूर दबाइएगा, इससे हमारा वीडियो तुरंत आप तक पहुंच जाएगा। जैसे अपलोड हुआ तुरंत आप तक पहुंच जाएगा। आज के लिए धन्यवाद। फिर आपका दिन शुभ हो।